नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2, जिसमें हमने यहाँ पर उसके जो काव्य खंड का जो पहला चैप्टर है वो हमने अपना कंप्लीट कर लिया है अपने लास्ट सेशन में, जिसमें हमने एक आत्म परिचय कविता पढ़ी और साथ ही एक गीत हमने पढ़ा जिसका नाम था दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इस तरह से हरिवंश राय बच्चन जी की दोनों रचनाएं जो हमारी पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 2 में दी गई हैं वो हमने पढ़ ली थी। और आप लोगों को होमवर्क मैंने दिया था कि आप इसके भावार्थ को समझें और साथ ही इससे जुड़े हुए जो शब्द हैं और कठिन शब्द हैं उनको और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे। और आज हम आप ही की आरोह पाठ्य पुस्तिका का दूसरा चैप्टर, दूसरा अध्याय हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं, जिसका नाम है, जो एक कविता है और जिसका नाम है पतंग। और ये कविता लिखी गई है आलोक धनवा जी द्वारा। तो देखिए, बहुत ही सुंदर आपकी ये कविता है। किस तरह से यहाँ पर आलोक धनवा जी ने पतंग और बच्चों के मन की जो आशाएं हैं, बच्चों के मन की जो इच्छाएं हैं, उनके विषय में यहाँ पर बताया है कि किस तरह से वो पतंग के साथ साथ ऊंची उड़ान जो है भरते हैं और एक ऊंचा, एक अच्छा स्वप्न जो है देखते हैं। तो इस तरह से ये पाठ आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करें और साथ ही एक तरह से अच्छे से यहाँ पर ध्यान देंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, हमारे पाठ का नाम है पतंग और इसके जो कवि हैं वो है आलोक धनवा जी। तो यहाँ पर ये जो कविता है पतंग, इसके विषय में जानते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर आलोक धनवा जी के, क्योंकि जब भी मैंने आप लोगों से कहा है कि जब भी आप पाठ पढ़ें, जब भी आप चैप्टर को पढ़ें, तो उस टाइम पे पाठ को पढ़ते वक्त आपने पाठ के जो कवि हैं या जो पाठ के लेखक हैं, आपने उनके बारे में पढ़ना है, अच्छे से उनके बारे में जानना है, समझना है, जरूरी जो बातें हैं। और बाकी जो है इसको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। तो यहाँ पर आलोक धनवा जी का जीवन परिचय दिया गया है, उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। और देखिए, जो जो चीजें यहाँ पर लिखवाई हैं, जो जो चीजें यहाँ पर दी हैं, उसको आप अच्छे से करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए, आलोक धनवा जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1948। जन्म सन 1948, 1948 में मुंगेर, बिहार में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1948 मुंगेर, बिहार में इनका जन्म हुआ था सन 1948। और इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, पहली कविता जनता का आदमी, पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित हुई। और उसके बाद भागी हुई लड़कियां, उसके बाद ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्ध दुनिया रोज बनती है एकमात्र इनका संग्रह है। प्रमुख सम्मान भी इनको कुछ मिले हुए हैं, जैसे राहुल सम्मान इनको मिला, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान इनको मिला, उसके बाद बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान इन्हें मिला और पहल सम्मान इन्हें मिला। तो इस तरह से जीवन, इनको काफी सारे सम्मान भी यहाँ पर मिले हुए हैं। तो इनकी कुछ जरूरी बातें हैं इनके विषय में, वो हम पढ़ लेते हैं। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछली 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी सक्रिय रहे हैं। एक तरह से काव्य संग्रह के अलावा, जो इनका काव्य संग्रह है, इसके अलावा ये जो पिछले 2 दशक हैं उसमें एक तरह से विभिन्न सांस्कृतिक हिस्से एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया है और रंगमंच तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी भी की है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने जो जरूरी बातें थी यहाँ पर आलोक धनवा जी के बारे में, वो हमने पढ़ी। अब हम आगे बढ़ते हैं और इतना एटलीस्ट आप अपनी कॉपी में लिखेंगे
और यहाँ पे आपको दिया गया है कविता का सार, या कह सकते हैं कविता का प्रतिपाद्य विषय। तो देखिए जो ये कविता है, मैंने आपको बताया कि कविता जो यहाँ पर दी गई है पाठ्य पुस्तक में, आपकी पाठ्य पुस्तक में, ये आलोक धनवा जी के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। ये लंबी कविता है और जिसके तीसरे भाग को आपकी पाठ्य पुस्तिका में शामिल किया गया है, यानी कि ये कोई आपकी सिंगल कोई आपकी कविता नहीं है, बल्कि ये एक लंबी कविता है और इसका तीसरा भाग आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है। पतंग के बहाने, जैसे मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया, जो पतंग कविता के बहाने से कवि ने यहाँ पर जो बाल सुलभ इच्छाएं हैं, यानी कि कविता के साथ साथ जो बालकों की, बच्चों की जो इच्छाएं हैं, उनका एक तरह से बहुत ही सुंदर चित्रण इसमें किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन, जो बच्चों के क्रियाकलाप हैं। और देखिए यहाँ पर अभी आप कविता को जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से जब बच्चे खेल रहे होते हैं, या बच्चों का भी आपने देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं वो कई बार नीचे गिरते हैं, जमीन में गिरते हैं, कई बार गिरते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, उनको चोट नहीं लगती। वो थोड़ी देर रोते हैं और वो फिर ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये सब चीजें एक तरह से ईश्वर ने, भगवान ने बनाई है बच्चों के लिए, कि वो, क्योंकि उनका स्वभाव है गिरना, वो गिर जाते हैं, फिर संभलते हैं, फिर वो उस टाइम पे सीख रहे होते हैं चलना। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे हैं वो पतंग जब उड़ा रहे हैं तो उस टाइम पे भी क्या होता है, उनका ध्यान जो है बिल्कुल भी उस जगह पर नहीं होता कि वो कहाँ पर, कौन सी जगह पर कैसे पतंग उड़ा रहे हैं। और कई बार वो छत की मुंडेर तक पहुंच जाते हैं पतंग उड़ाते उड़ाते, फिर भी क्या होता है, फिर भी वो नीचे नहीं गिरते। क्यों नहीं गिरते? क्योंकि इस तरह से सपोर्ट करती है ये प्रकृति उन्हें, किस तरह से, एक तरह से बच्चों के लिए पूरा एक तरह से इस चीज से एक माहौल बना देती है कि बच्चे नीचे नहीं गिर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कहा कि बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए बहुत ही सुंदर बिंबों का प्रयोग यहाँ पर किया है। और पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगी सपना है। पतंग क्या है? बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगी सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंगे ऊंचाई की वे हदें हैं। आसमान में उड़ती हुई पतंगे ऊंचाई की वे हदें हैं जो बाल मन जिन्हें छूना चाहता है, यानी कि बच्चों का जो मन है वो जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर कविता जो है धीरे धीरे ऐसे बिंबों की दुनिया में ले जाएगी जहाँ पर शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बज रहे हैं, छतों के खतरनाक किनारों से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते हुए वो बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी को हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वो हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर बार बार भादो, अंधेरे के बाद के शरद, यानी कि जो उजाला, एक तरह से भादो का जब महीना आता है, सावन भादो का जो महीना होता है, एक तरह से क्या होता है, वो उसको अंधेरा कह सकते हैं। यानी कि जिस तरह से अंधेरा, अंधेरे के बाद, रात के बाद जिस तरह से सुबह होती है, तो उस तरह से भादो के बाद, क्योंकि भादो के महीने में बहुत ज्यादा बारिश होती है, वातावरण में नमी होती है, अक्सर आकाश में बादल लगे हुए होते हैं और किसी भी समय वर्षा आ सकती है। तो उसे फिर भादो के बाद, भादो अर्थात अंधेरे के बाद शरद अर्थात उजाले के प्रतीक्षा कर रहे हैं। यानी कि क्योंकि मकर संक्रांति जो समय आएगा, जब उसके बाद क्या होगा, समय परिवर्तित होगा, आपका जो वातावरण है उसमें चेंजेस आएंगे और एक तरह से आपका मौसम बदलेगा, एक तरह से ऋतु परिवर्तन होगा, तो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और क्या आप भी उनके साथ हैं? तो देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ पर ये कविता होने वाली है हमारी, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और परीक्षाओं की दृष्टि से भी, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ये परीक्षा, ये आपका चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये चैप्टर आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे तेज बौछारें गई
भादो गई गई भादो गया सवेरा हुआ। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। और सवेरा कैसा है? खरगोश की लाल आंखों जैसा सवेरा है। खरगोश की लाल आंखों जैसा सवेरा है। आप देख सकते हैं जहां पर जो बीच वाली हमारी तस्वीर है, ये भोर की तस्वीर है, यानी कि बिल्कुल प्रातः सूर्य अभी पूरी तरह से निकला नहीं है और उस समय की ये तस्वीर है। और आप फर्स्ट जो पहली पिक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कैसे पिक्चर है? ये सावन और भादो के महीने की पिक्चर है, जब क्या होता है, बहुत तेज बारिश हो रही होती है, पूरे सड़कों में पानी भरा हुआ होता है और बच्चे जो है, क्योंकि एक ठंड का मौसम नहीं होता और ये ग्रीष्म यानी कि गर्मी का ये मौसम होता है और इसमें बच्चे क्या करते हैं, बारिश में खूब नहाते हैं, खूब मजा करते हैं। सबसे तेज बौछारें गई, जो बड़ी बड़ी तेज तेज बौछारों का समय था, अब वो चला गया है। भादो चला गया है, यानी कि अंधेरा चला गया है, सवेरा हुआ। खरगोश की लाल आंखों के जैसा सवेरा। ये सवेरा कैसा था कि बहुत दिनों से बारिश हो रही थी, बहुत दिनों से बारिश हो रही थी और अब उस बारिश के बाद धूप का इंतजार किया जा रहा है। तो उस टाइम पे जब सवेरा होता है तो उसका वर्णन कवि कर रहे हैं कि खरगोश की लाल आंखों जैसा सवेरा। क्या कहते हैं आगे? शरद आया पुलों को पार करते हुए, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर घंटी बजाते हुए जोर जोर से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए। बहुत ही सुंदर पंक्तियां देखिए कि घंटी बजाते हुए जोर जोर से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए। तो देखिए यहाँ पर अब हम सारी जो चारों लाइनें हैं उसका हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो हमने पहले भी 2 लाइनें पढ़ी उनको, और साथ ही यहाँ पर इन 4 जो पंक्तियां हैं इनका हम यहाँ पर साथ में भावार्थ पढ़ेंगे, साथ में हम इनकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो देखिए क्या कहा है। सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग में आप इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 2 कविता से ली, दो में संकलित कविता पतंग से ली गई है। इस कविता के कवि आलोक धनवा जी हैं, जो कवि ने शरद ऋतु का यहाँ पर बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। कैसे किया है अभी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कहते हैं रात बीत गई। क्या कहते हैं? रात बीत गई, भादो गया तो रात बीत गई, उजाला हो गया, शरद ऋतु आ गई। शरद ऋतु का जो सवेरा होता है, शरद ऋतु यानी कि सर्दियों की जो ऋतु है, उसका जो सवेरा होता है वो बहुत ही खरगोश की लाल आंखों जैसा लगता है। सारे मौसम को पार करके शरद ऋतु फिर से वापस आ गई है। यह शरद ऋतु एक तरह से कैसी है? क्या कहा है? घंटी बजाते हुए जोर जोर से। तो ये शरद ऋतु कैसी है? सारे मौसम इन सब में, तो शरद ऋतु एक बच्चे की तरह यहाँ पर है, क्योंकि जब बच्चे के पास क्या होता है, अपनी नई नई साइकिल आती है, जब बच्चे के पास नई नई साइकिल आती है तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है और क्या करता है, अपनी साइकिल की घंटी बजाने लगता है, अपने साइकिल की घंटी बजाने लगता है जोर जोर से, और आने लगता है इन साइकिलों पर सवार होकर एक बच्चों का झुंड, बच्चों का समूह, बच्चों का ग्रुप, और चमकीले इशारों से बुलाते हुए उनको क्या करता है, सभी बच्चों को ये चमकीले इशारे देता रहता है, यानी कि अलग अलग तरह से, क्योंकि उस टाइम पे तो देखिए जो ज्यादा गर्मी भी नहीं हो रही होती, क्योंकि माता पिता जो है हमको बाहर नहीं आने देते, तो बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है 6, 7, 5 जो बजे जो यहाँ पर, तो उस टाइम पे बच्चों का जो झुंड है वो आ रहा है अपने चमकीले इशारों से बुला, साइकिल लेकर अपने चमकीले
इशारों से बुलाते हुए, बहुत सुंदर, क्योंकि सावन जो है वो बहुत ही सुंदर है और उसके बाद जो है उसमें क्या है, चमकीले इशारे भी हैं सुंदर तरीके से। और वो कहते हैं घंटी बजाकर साइकिल पर सवार होकर अपने पास बुला रहा है। एक तरह से कौन, ये प्रकृति बुला रही है। आगे बढ़ेंगे। दुनिया की सबसे रंगीन चीज, देखिए, शरद आया पुलों को पार करते हुए, शरद आया पुलों को पार करते हुए, शरद यानी कि शरद ऋतु जो होती है वो आई, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीले जो साइकिल है, अपनी नई चमकीली जो साइकिल है वो तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग उठ सके, कि पतंग उठ सके। जब देखिए आकाश जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब ग्रीष्म ऋतु होती है, तो ग्रीष्म ऋतु में तो कोई भी बाहर नहीं आना चाहता, घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। और फिर जब आपकी वर्षा ऋतु आती है तो उस टाइम पे तो बच्चे क्या होता है, बहुत ज्यादा बाहर पानी होता है, कीचड़ होता है, और एक तरह से बाहर खेलने वाला जो माहौल है वो थोड़ा सा कम होता है। और खास तौर पर ये पतंग उड़ाने का मौसम तो बिल्कुल भी नहीं होता। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, आकाश मुलायम बनने से क्या अर्थ है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक चित्र दिया है मैंने, उसमें आप देख सकते हैं आपको नीले रंग का आकाश बिल्कुल साफ सुथरा सुंदर दिखाई दे रहा है। तो ग्रीष्म ऋतु में धूप होती है, गर्मी होती है, वर्षा ऋतु में पूरा जो आसमान है वो बादलों से भरा हुआ होता है, ऊपर से मौसम में बहुत ज्यादा नमी होती है, और ऊपर से कभी भी बारिश आ जाती है। तो इस तरह से अब जो शरद आ रहा है वो आकाश को मुलायम बनाता हुआ आ रहा है। शरद ऋतु में मौसम जो है थोड़ा सा साफ हो जाता है, अच्छा हो जाता है, और बच्चे जो है खास तौर पर मकर संक्रांति को क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं कि पतंग ऊपर उठ सके। आकाश क्या करता है, बच्चों का ध्यान रखते हुए एक तरह से आकाश को इतना, अपने आप को इतना क्लीन, इतना मुलायम बनाता है कि पतंग ऊपर उड़ सके। आगे देखिए, दुनिया की सबसे रंगीन चीज, दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज उड़ सके। आपने देखा होगा कि पतंग कितनी ज्यादा हल्की होती है, कितनी ज्यादा एक तरह से सॉफ्ट होती है। तो दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज, रंगीन, आपने पतंगों को देखा होगा जब आपने मकर संक्रांति या बसंत पंचमी को जब आप छत पर जाते हैं, और अगर आप छत की ओर देखते हैं तो आपको क्या दिखेगा, बहुत सारे अलग अलग रंगों के, बहुत सारे अलग अलग कलर्स की जो पतंगे हैं वो आकाश में उड़ रही हैं। तो दुनिया का सबसे रंगीन और हल्की चीज उड़ रही है, बहुत ही रंगीन, बहुत ही सुंदर चीज है, हल्की चीज है ये। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर कहा दुनिया का सबसे पतला कागज। अब देखिए हर कोई चीज तो उड़ाई नहीं जा सकती, लेकिन जो ये है, ये एक स्पेशल इसका एक कागज होता है पतंग बनाने का, आपने देखा होगा। पतंग बनाने के लिए एक स्पेशल बहुत ही पतला जो कागज होता है उसका यूज किया जाता है। तो क्या कहा है, दुनिया की सबसे रंगीन हल्की चीज उड़ रही है, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ रहा है, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ रही है। बांस की सबसे पतली कमानी क्यों कहा, आप देखिए जो ये पतंग का चित्र यहाँ पे दिया गया है, इसको ध्यान से देखिए। जिस तरह से ये आप देख रहे हैं, ये डिजाइन आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये डिजाइन आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, और ये सब क्या है, ये बांस की कमानियां इस पर लगी हुई है। ये क्या लगी हुई है, ये बांस की कमानियां यहाँ पर लगी हुई है, उसी से एक तरह से ये जुड़ा हुआ है। तो क्या कहा है, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ रही है, और ये बहुत ही हल्की होती है, बहुत ही पतली होती है, और ये क्या करती है, उस कागज के साथ उड़ती है। क्यों उड़ रही है, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। क्यों यहाँ पर क्यों ये उड़ रही है,
ताकि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों, तितलियों की ये नाजुक दुनिया। तितलियों की नाजुक दुनिया क्यों कहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो पतंगे हैं वो बहुत ही सुंदर है, अलग अलग रंगों की है, इसीलिए इनको क्या कहा है? तितलियों की नाजुक दुनिया कहा है। आगे देखिए, जन्म से ही अपने साथ लाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास। कपास क्या होता है? देखिए यहाँ पर चित्र में मैंने आपको दिखाया है, कॉटन प्लांट, कॉटन का प्लांट होता है कपास का पौधा, और उस तरह से उस पर फूल के अंदर आप देख सकते हैं, ये जब ये फूल जो है उसका सूख जाता है तो उस फूल के बाद जो है उसमें इस तरह से कॉटन लगती है, इस तरह से रुई लगती है, फिर इसके अंदर होते हैं बीज। तो एक तरह से रुई जो होती है वो क्या होता है? उसका फल होता है कि वो उसको जब आप हटा के देखेंगे ना, जो कॉटन इसमें दिखाई दे रही है, तो इस कॉटन को यदि आप हटा कर देखेंगे तो क्या होगा कि वो अंदर से आपको उसमें बीज नजर आएंगे। तो जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास क्यों कहा है? पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो अब वो बचपन से ही अपने पैरों पर कपास लिए हुए हैं। कपास यानी कि एक तरह से अगर हम कहें तो रुई, बहुत ही सॉफ्टनेस, बहुत ही मुलायम है उसके पैर। और जब वे दौड़ते हैं बेसुध, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, जब वो बेसुध होकर दौड़ते हैं, बेसुध होकर यानी कि थोड़ा एकदम से चीजों के बारे में समझ ना होना और बदहवास उसके बारे में भागना, छतों को भी नरम बनाते हुए, छतों को भी नरम बनाते हुए दिशाओं को पतंग की तरह बजाते, दिशाओं को पतंग की तरह यहाँ पर तो उन्होंने क्या कहा है कि बचपन से ही लाते हैं पैरों में कपास, और सात कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वो दौड़ते हैं बेसुध छतों को नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। तो देखिए यहाँ पर भी आप बिल्कुल वही व्याख्या करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं वो हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित रचना पतंग से ली गई है। इसके कवि आलोक धनवा जी हैं, और इसमें कवि ने बच्चों के अपने ही धुन में रहने का वर्णन किया है, कि जो बच्चे जो हैं वो अपनी ही धुन में रहते हैं। तो इस तरह से देखिए इसकी व्याख्या करेंगे यहाँ पर कि क्या कह रहे हैं इसमें। कवि कहते हैं कि बच्चों के तलवों के में कपास बंधी होती है। जो बच्चों के तलवे होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो देखते नहीं कि धूप कितनी हो रही है, गर्मी कितनी हो रही है, पत्थर पड़ा हुआ है रास्ते में, चोट लग जाएगी, ऐसा बच्चे बिल्कुल नहीं सोचते। अगर उनको एक तरह से एक जो पतंग है यदि वो मिल जाए। छतों को भी नरम बनाते हुए, छतों को भी नरम बनाते हुए, अब उनके लिए जो है छत की कठोरता भी मुलायम हो जाती है। छतों को नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, यानी कि छत की कठोरता उनके लिए मुलायम हो जाती है, और दूसरा उनके लिए दिशाओं को मृदंग की, एक तरह से दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। तो जब बहुत सारे एक तरह से लोग आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे झुंड में, ग्रुप में पतंग उड़ाते हैं, और क्या करते हैं, घूमते हैं, हल्ला करते हैं, खूब हल्ला करते हैं, और छत भी उनके लिए नरम हो जाती है उस टाइम पे, क्योंकि उनका जो मेन लक्ष्य होता है उसको वो देख रहे होते हैं, और कई बार दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। तो जब बच्चे एक जगह टिकते नहीं हैं, और जब वो दौड़ते हैं इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, जब वो दौड़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चारों दिशाओं से मृदंग बज रहे हों, ऐसा लगता है कि चारों दिशाओं से मृदंग बज रहे हों। जब वे पैंग भरते हुए चलते आते, ध्यान से सुनिएगा, और इन सभी फोटोज को भी ध्यान से देखिए कि जब वह पैंग भरते हुए चले आते,
डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के विशाल किनारों से, कहाँ कहाँ जाते हैं वो पतंग उड़ाने के लिए? डाल की छतों पर, जो डाल की छतें होती हैं उसके लचीले वेग को सहते हैं, और साथ ही छतों जो छतों के खतरनाक किनारे हैं, जो छत के खतरनाक किनारे हैं उनके लिए कहती है। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, उस समय जो उन्हें गिरने से बचाता है वो कौन है? वह सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत है, वह ही उनके रोमांचित शरीर का संगीत है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के लिए। पतंगों की धड़कती ऊंचाई उन्हें भांप लेती है महज एक धागे से सहारे, एक धागे के सहारे। तो देखिए प्रसंग बिल्कुल वही लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पुस्तक आरोह भाग 2 में पतंग से ली गई है। इस कविता के कवि हैं आलोक धनवा जी, और इसमें कवि ने अपने बच्चों के अपने ही धुन में रहने की बात की है कि किस तरह से उनके बच्चे भी अपनी ही धुन में रहते हैं, अपने आप ही वो लगे रहते हैं। तो क्या कुछ आगे है देखिए। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं। तो देखने में तो ऐसा लगता है कि पतंगों के साथ बच्चे भी उड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा उत्सुकता, बहुत ज्यादा एक तरह से बच्चों के अंदर होती है। तो यहाँ पर पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं। उनको लगता है कि जब पतंगे उड़ रही हैं तो पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। जो हमारे रोम छिद्र होते हैं, उन रंध्रों के सहारे पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, अगर वो कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो, बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर, और क्या हो जाते हैं, मान लो कभी वो छत से गिर गए तो वो अगली बार से और भी ज्यादा निडर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एक तरह से उनको थोड़ा बहुत आत्मविश्वास आ जाता है कि नहीं, जो भी मैं कर रही हूँ, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, वो एक तरह से कि कैसे यहाँ पर बच्चे भी निडर हो जाते हैं सुनहले सूरज के सामने। उनको अब डर नहीं लगता कि ये जो सूरज की किरणें हैं, ये जो सूरज की किरणें हैं, कि वो अब उनका कुछ नहीं भी बिगाड़ सकती। और पृथ्वी भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जो पृथ्वी है वो भी बिल्कुल तेजी से घूमते हुए आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जो बिल्कुल आतुर है उन पतंगों के साथ उड़ने के लिए। वो बिल्कुल देखते नहीं है कि वो कहाँ पर खड़े हैं, कैसी जगह पर खड़े हैं और क्या वो कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए फिर से वही चीजें हम पढ़ेंगे कि उनके लिए जो छत की कठोरता है वो भी मुलायम बन जाती है, और कभी कभी छत के खतरनाक किनारों तक भी आ जाते हैं। और मगर उनका जो लचीलापन है, क्योंकि एक समय बच्चों के अंदर लचीलापन होता है, आपने देखा होगा बहुत अलग अलग तरह के बच्चे स्टंट करते हैं, बहुत अलग अलग तरह की चीजें करते हैं। तो यही दर्शाता है कि उनका जो मन है और साथ ही तन है वो क्या है, काफी लचीला है। ठीक है। उनके बेचैन पैरों के पास, लास्ट काव्यांश यहाँ पर हम पढ़ते हैं। उस समय उन्हें गिरने से बचाता है, उस समय उन्हें गिरने से बचाता है उनके रोमांचित शरीर का संगीत, और पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। तो देखिए ये हमने कविता यहाँ पे पढ़ ली है और बहुत ही सुंदर कविता थी, ध्यान पूर्वक आप समझे। अब यहाँ पर कुछ आपको गृह कार्य दिया गया है, उसको आप करें। सबसे पहले कुछ ही प्रश्न केवल मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, उनको आप एक बार पढ़ लें। बाकी यहाँ पर जो पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर है और कविता की सप्रसंग व्याख्या है उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों आज हमने यहाँ पर अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का पाठ 2
पढ़ा और एक तरह से हमने केवल रीड किया और कुछ ज़रूरी चीज़ें, कुछ ज़रूरी भावार्थ मैंने यहाँ पर आपको बताए। तो नेक्स्ट सेशन में मैं इस पाठ से जुड़ा हुआ पूरा एक-एक आपको काव्यांश का भावार्थ अच्छे से क्लियर करूँगी और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्न-उत्तर भी हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आज जो भी पढ़ा है उसको घर पर एक बार रिवाइज़ कीजिए और कोशिश कीजिए कि इस पाठ से जुड़े हुए भावार्थ को आप अपनी नोटबुक में लिख पाएँ। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।